Hello, I am Dr. Amita Tripathi from JRD University, Chitrakoot. Today's lecture is on a very important topic of research methodology, steps of research. Steps of research or steps of psychological research. Research is a gradual process. Many activities are involved in research. It is a step-by-step procedure. Steps of research or steps of scientific research or steps of psychological research may be divided into the following subheads. First is selection of the area and topic. The first step is selection of area and the topic of the research. The second is review of related literature. Third is selection and formulation of research problem. Fourth step is formulation of hypothesis. Fifth step is selection of research design or methodology. Sixth step, collection of data. Seventh is analysis of data. Next step of research is result, discussion and hypothesis testing. Next step is conclusion and generalization. And the last step of research, that is also very important, it is preparation of research report. Preparation of research report. So now I will discuss one by one these steps. The first step of research is selection of the area and topic of the research. This step is very important. रिसर्च में रिसर्चर को उस क्षेत्र तथा विषय का चयन करना होता है जिसमें वो रिसर्च करना चाहता है. जब कोई रिसर्चर ये निश्चित करता है कि उसको रिसर्च कार्य करना है तो सबसे पहले किस एरिया में वो रिसर्च करना चाहता है और किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है, ये निश्चय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें प्रायः रिसर्चर्स को बड़ी कठिनाई भी आती है. तो इस किस एरिया में रिसर्च करना है, सबसे पहले इस पर अनुसंधानकर्ता को सोचना चाहिए. उदाहरण के लिए यदि कोई रिसर्चर मनोविज्ञान विषय में पीएचडी करना चाहता है या मनोविज्ञान के किसी एरिया में शोध कार्य करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको सोचना चाहिए कि वो साइकोलॉजी के किस एरिया में रिसर्च कार्य कर सकता है. उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित वो रिसर्च वर्क करना चाहेगा या स्कूल से संबंधित क्षेत्र में वो रिसर्च करना चाहेगा या बैंकिंग क्षेत्र के लोगों पे रिसर्च करना चाहेगा या यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स या स्टूडेंट्स पे आदि आदि. तो इस तरह से एक एरिया का चयन करना लेना चाहिए और उसके बाद किस विषय से संबंधित करना चाहता है. उदाहरण के लिए यदि किसी ने यह निश्चित कर लिया कि वो स्कूल के एरिया में रिसर्च वर्क करना चाहता है तो फिर उसको ये निश्चित करना चाहिए कि स्कूल के एरिया के अंतर्गत फिर वो स्कूल के एरिया में क्या वो वहाँ के जो संपूर्ण स्कूल के एरिया के स्टाफ पे अध्ययन करना चाहेगा, जैसे कि टीचर्स पे या जो अन्य कर्मचारी हैं उनको भी लेना चाहेगा या स्टूडेंट्स पे करना चाहेगा.
फिर स्टूडेंट्स में भी किस एज ग्रुप और किस क्लास के लोगों पे करना चाहेगा। तो इस तरह से किस एरिया में और टॉपिक में रिसर्च करना चाहता है ये निश्चित कर लेना चाहिए। ये रिसर्च का पहला स्टेप होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है सर्वे ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। इस सेकंड स्टेप में रिसर्चर को समस्या संबंधित पूर्व अनुसंधानों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करना होता है ताकि वो यह समझ सके कि पूर्व रिसर्चेस में क्या कमियां रही हैं, क्या उनमें मैथडोलॉजी संबंधी कोई कमी रह गई या कोई अन्य अभाव है, और संभवतः इन्हीं कमियों को वो अपने रिसर्च में दूर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के द्वारा रिसर्चर ये भी ध्यान दे सकता है कि उसने जिस एरिया और जिस टॉपिक पे वो कार्य करना चाह रहा है उससे संबंधित कौन सी चीज़ अभी तक छूटी है जिस पर अन्य रिसर्चर्स अभी तक कोई रिसर्च जिस पर नहीं हुई है या रिसर्चर्स ने उस एरिया में ध्यान नहीं दिया है। तो अभी तक जिस एरिया में कार्य नहीं हुआ है ऐसे टॉपिक पर भी वो कार्य कर सकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर किया जाए, वो संबंधित साहित्य का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, समस्या का चयन एवं कथन। रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन रिसर्च की आधारशिला है। कहते हैं कि एक सुप्रस्तावित समस्या स्वयं अपना आधा समाधान होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? ए प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन। समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न ही समस्या है। तो इस थर्ड स्टेप में रिसर्चर सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर एक रिसर्च प्रॉब्लम को रेज करता है। इसके अंतर्गत वो रिसर्च प्रॉब्लम का एक लॉजिकल बेस प्रस्तुत करता है कि उसने अपने अध्ययन में ये रिसर्च प्रॉब्लम क्यों ली, इसका क्या लॉजिकल बेस है, क्या तार्किक आधार है, तथा स्टडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स को वो स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसके बाद उसके अध्ययन के क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, और अध्ययन के जो उसके पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको एक प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत करता है, क्वेश्चन फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। तथा इसके साथ ही स्टडी के एरिया को स्पष्ट रूप से डिलिमिट करना भी होता है। तो इस तरह से सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं की रचना। हाइपोथेसिस क्या है? रिसर्चर को उठाई गई समस्या के आधार पे एक या एक से अधिक ऐसी उपयुक्त हाइपोथेसिस की रचना करनी होती है जिनका कि एम्पिरिकल और क्वांटिटेटिव अध्ययन संभव हो सके और जो उठाई गई समस्या का एक समुचित उत्तर हो। अनुसंधान के जो प्रोसेस है उसमें जब एक प्रॉब्लम डिसाइड हो जाती है, प्रॉब्लम का जो है सिलेक्शन और फार्मूलेशन हो जाता है, उसके बाद एक या एक से अधिक हाइपोथेसिस की रचना आवश्यक होती है। इससे क्या होता है, रिसर्चर अपनी समस्या के एक या एक से अधिक पॉसिबल आंसर खोज लेता है, जिससे क्या होता है, रिसर्च वर्क में उसको सुगमता होती है। तो ए हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज ए सजेस्टेड आंसर टू ए प्रॉब्लम। अनुसंधान में प्रायः नल हाइपोथेसिस का प्रयोग करना उपयुक्त माना जाता है। हाइपोथेसिस भी कई तरह की होती हैं।
पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो नल हाइपोथेसिस को ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन और मेथडोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर। इस स्टेप के अंतर्गत रिसर्चर को रिसर्च से रिलेटेड एक उपयुक्त रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करना होता है, जिससे संबंधित जो समस्या है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक तरीके से कठोर वैज्ञानिक नियंत्रण के आधार पर हो सके। इस स्टेप में डाटा कलेक्शन के लिए मैथडोलॉजी का सिलेक्शन भी करना होता है। रिसर्च डिजाइन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? पहला कार्य, प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस से रिलेटेड वेरिएबल्स का डिटर्मिनेशन और उनके नियंत्रण आदि की दशाओं का वर्णन। समस्या और परिकल्पनाओं से संबंधित कौन कौन से वेरिएबल्स अध्ययन में लिए गए हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और इनका कैसे नियंत्रण किया जा रहा है। इसके अलावा सैंपल का डिटर्मिनेशन, सैंपल साइज क्या रहेगा और सैंपल का सिलेक्शन किस मेथड से किया जाएगा, ये भी डिसाइड किया जाता है। फिर संबंधित चरों के मापन हेतु डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स का चयन किया जाएगा और क्यों, ये भी बताना आवश्यक होता है। तथा साथ ही डाटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स का रिसर्चर यूज करेगा, ये भी इस स्टेप के अंतर्गत डिसाइड कर लिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। इस सिक्स्थ स्टेप में डेटा कलेक्शन करना होता है। ये कार्य भी बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। डेटा कलेक्शन के लिए हमने जो जो टेक्निक्स चयन की है, उनके आधार पर रिसर्चर डाटा का कलेक्शन करता है। उदाहरण के लिए, यदि साइकोलॉजी में डाटा कलेक्शन करना है तो वो मैथडोलॉजी में पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाएगा, कैसे उसको डाटा कलेक्शन करना है। तो जिस टूल है या जहाँ से उसको डाटा लेना है वो वहाँ जाएगा और डाटा कलेक्शन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। डाटा कलेक्शन के बाद डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स की सहायता से डाटा एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, रिजल्ट डिस्कशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा एनालाइज हो गया, इसके बाद उसका व्यवस्थापन और विश्लेषण किया गया, और अब क्या किया जाएगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाएगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग उपयुक्त सांख्यिकी पद्धति के द्वारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके किया जाता है। और डिस्कशन में संबंधित जो भी सामग्री है उसको एक मीनिंग प्रदान किया जाता है और संबंधों का निरूपण किया जाता है। संबंध जो है एसोसिएटिव भी हो सकता है या कैजुअल भी हो सकता है, कार्य कारण परक भी हो सकता है। तो डाटा कलेक्शन हुआ, डाटा एनालाइज हुआ, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस जो है रिसर्चर की एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के बाद उसका क्या मीनिंग आया रिसर्च में, ये सब उसमें वर्णन किया जाता है, और साथ ही इसका क्या कारण है। अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो पॉसिबल रीजन क्या है, और रिजेक्ट होती है तो क्यों रिजेक्ट हो रही है, एक अनुमानित वो जो है रिसर्चर को इसमें वर्णन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। इस स्टेप में हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जाने के आधार पर उपयुक्त कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं और उनका जनरलाइजेशन भी किया जाता है।
इसके बाद लास्ट स्टेप, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या है? इट इज मोर देन ए समरी ऑफ फाइंडिंग्स, रादर इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ये केवल सारांश नहीं है फाइंडिंग्स का, बल्कि ये एक रिकॉर्ड होता है संपूर्ण रिसर्च प्रोसेस का। तो इस लास्ट स्टेप में संपूर्ण जो रिसर्च प्रोसेस है उसके आधार पर एक नियमबद्ध, संक्षिप्त और स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इस रिसर्च का संदर्भ आगामी रिसर्चेस के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके। और इस दृष्टि से रिसर्च रिपोर्ट का प्रकाशन भी रिसर्च का एक प्रमुख कंपोनेंट माना जाता है, रिसर्च प्रोसेस का एक प्रमुख अंग है। इससे क्या होता है? रिसर्च के जो कंक्लूजन्स हैं उनके प्रसारण और पुष्टिकरण में सहायता मिलती है। सो प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट is also very important. A research report is a written document or oral presentation based on a written document that communicates the purpose, scope, objectives, hypothesis, methodology, findings, limitations, and finally recommendations of a research project to others. तो ये प्रमुख स्टेप्स मैंने डिस्कस किए। ये जो उपयुक्त मैंने 10 स्टेप्स रिसर्च के बताए, ये 10 स्टेप्स के आधार पर रिसर्च कार्य संपन्न होता है। और ये जो सारे स्टेप्स हैं ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है रिसर्च वर्क किया जाता है। उसके अंतर्गत रिसर्चर को कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। इसीलिए रिसर्च के लिए कहा जाता है कि रिसर्च इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, so please write in comment box. Okay, thank you.